हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को, जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी। आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स की, जो कि बेस्ड है अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आ जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये किसे इफ़ेक्ट करती हैं? जो हमारे पॉलीमर्स जो होते हैं उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, टफनेस हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, एक्सेट्रा। इन सब को क्या करती हैं? ये इफ़ेक्ट करती हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती किस तरह की हैं? जो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनमें एग्जिस्ट करती हैं? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पॉलीमर्स में, जो कि होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आ जाती है डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह की मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पॉलीमर्स में। तो इसमें एक बात कही जाती है कि ये जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये डिपेंड करती हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करती है। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारी लॉन्ग चेन होगी पॉलीमर की, ठीक है, जितनी बड़ी हमारी चेन होगी, जितनी लॉन्ग चेन होगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा? सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लॉन्ग चेन है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पे क्या रहता है? ये मैग्नीट्यूड जो है इनका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हाई रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बड़ा प्रोडक्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी हाई होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो पॉलीमर्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये इस तरह से वेरी करती हैं। जितना ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ठीक है, बेस्ड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास 4 टाइप्स आ जाते हैं पॉलीमर्स के। ठीक है, तो इलास्टोमर्स की बात हम सबसे पहले करेंगे। इलास्टोमर्स जो हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, वेरी वीक। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसे होते हैं? एज अ रिजल्ट इलास्टोमर्स आर फ्लेक्सिबल पॉलीमर्स। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक रहेंगी तो ये कैसे बिहेव करेंगे? फ्लेक्सिबल बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इनका जो कैरेक्टर रहेगा वो किस तरह का रहेगा? रबर लाइक कैरेक्टर रहेगा इनका। ठीक है, दीज पॉलीमर्स कैन इजीली स्ट्रेच बाय applying small stress and they regain their original shape when the tension on the elastomer is released। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये इजीली स्ट्रेच भी हो जाते हैं जब हम इनमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और जब हम उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तब ये दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे इलास्टोमर्स। और इलास्टोमर्स में हमारे एग्जांपल आ जाता है नेचुरल रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन एक्सेट्रा। ठीक है, नेचुरल रबर जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेचुरल रबर इलास्टोमर्स का। और इसमें मैंने आपको, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे चर के ऊपर की थी, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वल्केनाइज्ड रबर का। ठीक है, वल्केनाइज्ड रबर का मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वल्केनाइजेशन किस तरह से होती है रबर की। उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, आप जाके उस वीडियो में भी देख सकते हो। तो ये जो वल्केनाइजेशन है वो क्या करती है? क्रॉस लिंक्स ऐड कर देती है। ठीक है, नेचुरल रबर में वो क्या करेगी? क्रॉस लिंक्स ऐड कर देगी। तो क्रॉस लिंक्स ऐड होने की वजह से क्या होता है? ऐसे जो हमारा नेचुरल रबर होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसकी पुअर इलास्टिसिटी होती है, पुअर इलास्टिसिटी होती है इसकी। तो अगर
जैसे ही हम इसमें वल्केनाइजेशन करते हैं, जैसे ही इसमें सल्फर ऐड होता है तो वो इसमें क्रॉस लिंक्स ऐड कर देता है, क्रॉस लिंक्स इसमें बढ़ा देता है। ऐसे इसमें बहुत कम क्रॉस लिंक्स होते हैं। तो जैसे ही इसमें क्रॉस लिंक्स बढ़ते हैं, इसकी रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, इसकी रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इसकी इलास्टिसिटी भी अच्छी हो जाती है। और जब हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है, ऐसे क्या होता था, जैसे हम इसे नेचुरल रबर को मतलब कि स्ट्रेस अप्लाई करें, इसे खींचने की कोशिश करते हैं तो ये जो है टूट जाता था। ठीक है, तो इसमें रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इसने क्या किया, इसमें रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी को इमर्ज कर दिया था। ये था इसका बेस्ट एग्जांपल। बाकी वल्केनाइजेशन किस तरह से होती है वो आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द सोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर्स की। अब फाइबर्स में क्या होता है, इन पॉलीमर्स में जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, और ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये पाई जाती है हमारे पॉलीअमाइड्स में। किसमें पाई जाती है, ये पॉलीअमाइड्स में हमारी पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं, हमारे नायलॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे अमाइड्स बनते हैं। जैसे नायलॉन 6 का पॉलीमर है तो उसमें अमाइड बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा, इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, ये NH, ठीक है, ये क्या होती है, अमाइड ग्रुप फॉर्म होता है यहाँ पे। तो अगर पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो उसमें बहुत सारे क्या बनेंगे, अमाइड ग्रुप्स बनेंगे, तो उनको बोल दिया हमने पॉलीअमाइड्स। तो ये क्या करते हैं, शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इस तरह से शो करते हैं 2,6। इसमें 2 हमारे मोनोमर्स होते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये NHCH2 6। ठीक है, और NHC डबल बॉन्ड O, NHCH2 4 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और NH। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये क्या कर देते हैं, ये वाला ग्रुप होगा, कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कार्बोनाइल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये आ जाता है स्ट्रक्चर NH। यहाँ पे NH है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O CH2 6। ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा, और ये इस तरह से ये क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से ये यहाँ पे शो करता है। और ये जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है उसमें कौन क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो शो करता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारा क्या होती है, पोलर पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे हमने की थी बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कि पॉलीअमाइड्स में शो होती है। ठीक है, तो ये किसके बीच में हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अमाइड का हाइड्रोजन है उसके और जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब बात आती है हमारे पास पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, पोलर पोलर में जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल HCl का। ठीक है, अब HCl को हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो HCl के अगर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है, वो भी तो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे HCl के 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हमने HCl को अगर हमने गैस के फॉर्म में लिया हुआ है, किसी सिलेंडर में हमने HCl को भरा हुआ है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंटरेक्ट होंगे अपने साथ में, एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो वो किस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे जैसे कि HCl है हमारे पास। ठीक है, ये कैसा रहता है, स्लाइटली पॉजिटिव, ये रहता है स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे होगी वो हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे स्लाइटली
नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये जुड़े होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स आपस में। ठीक है, तो ये था एग्जांपल पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के लिए। ठीक है, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से जुड़े होते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है वो हमारा, उसमें क्या होता है, जो हमारा साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड C=N जो है, ठीक है, वो जुड़ा होता है इस तरह से, अगले वाले H के साथ वो जुड़ा होगा। ठीक है, फिर इस तरह से वो क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से वो लिंक हुआ होता है CN। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, शो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कि 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स की। अब ये जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये जो है इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन 2, दैट इज अवर इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये जो है सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम इन्हें हीट करते हैं, और अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी कूल करें तो ये हार्ड हो जाते हैं, लिटिल चेंज इन द। ठीक है, तो ये टफ भी होते हैं। टफ किसका नेचर है, फाइबर्स का। ठीक है, रीजनेबल स्ट्रेंथ ये भी फाइबर्स का नेचर है। सम फ्लेक्सिबिलिटी ये इलास्टोमर्स का नेचर है, और एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, ठीक है, ये भी इलास्टोमर्स का नेचर है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों के बीच में लाई करते हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स, इलास्टोमर्स एंड प्लास्टिक्स लाइज इन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। ये जो थोड़ा थोड़ा सा इनमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस कॉज करता है। ठीक है, तो फिर ये जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज में इस तरह से चेंज आ जाता है क्योंकि ये कंटेन करते हैं कोवेलेंट चेन्स। ठीक है, कोवेलेंट चेन्स करते हैं ये कंटेन, और इस वजह से इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इनमें एक्स्ट्रा हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, कोई भी लिंकिंग नहीं होगी, कोई भी क्रॉस लिंक्स फॉर्म नहीं होंगे इनके बीच में। इस वजह से ये क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब क्रॉस लिंक्स नहीं होंगे इनके बीच में तो ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, फ्रीली मूव करेंगे ये, तो क्या होगा, अगर हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या कर जाएंगे, इजीली मेल्ट कर जाएंगे, और इस वजह से हम इनको अपनी तरफ से कोई भी डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं किसी भी मोल्ड में डाल करके। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं हमारे ये थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर, और इनका जो एग्जाम्पल रहते हैं हमारे जितने भी हमारे सिंपली जो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, पॉलीथिलीन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, ठीक है, पॉलीस्टायरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सारे हमारे इसके अंडर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। बाकी इनके स्ट्रक्चर्स हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में, जो कि मोड ऑफ सिंथेसिस के ऊपर है, उनमें इन सभी के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसमें थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि वैसे तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी हीट करें तब ये सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में इस तरह से चेंज होते हैं ये, क्योंकि जैसे ही हम इनको हीट करते हैं इनमें क्रॉस लिंक्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे क्रॉस लिंकिंग ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इनमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड ये फॉर्म करते हैं। अब हमने क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। ठीक है, वो क्या था, बेकेलाइट था, बेकेलाइट, ठीक है, मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है। तो बेकेलाइट में क्या होता है, बेकेलाइट में, ठीक है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, से ये क्या करता है, नेटवर्क्स फॉर्म करता है। ठीक है, नेटवर्क्स ये फॉर्म करता है। तो नेटवर्क्स फॉर्म हुए तो ये कैसे हो गए, हार्ड बन गए। ठीक है, और ये जो नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड, इनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है,
कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इन नेटवर्क्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो इस वजह से वो इनको भी क्या बना देता है? रिजिड बना देता है, रिजिड बना देता है। और ये रिजिड होते हैं, ठीक है, इनफ्यूजिबल होते हैं ये, ठीक है, इनफ्यूजिबल रहते हैं ये, ठीक है, हार्ड हो जाते हैं। और इनको अगर एक बार ये मतलब इनकी शेप खराब हो गई तो हम दोबारा से इनको नहीं मतलब कि ठीक कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से ये अपनी शेप को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि है बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस।